हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इसी कुशल कामना के साथ मैं प्रवेश कुमार, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र डाइट बीसलपुर पीलीभीत, आज इस वीडियो के माध्यम से परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक भारत में शिक्षा से संबंधित सभी आयोगों एवं समितियों से संबंधित है। आज हम स्वतंत्रता से पूर्व एवं स्वतंत्रता के बाद गठित सभी आयोगों एवं समितियों का पर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से चर्चा करेंगे। इन आयोगों एवं समितियों को हम बहुत ही आसान तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ हम ये बात बताना चाहेंगे कि आज का जो टॉपिक है वो तमाम तरह की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपका डीएलएड हो, बीएड हो, नेट एजुकेशन सब्जेक्ट से हो या पीजीटी एजुकेशन से दें, टेट, सुपर टेट आदि परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद जितने भी हमारे भारतीय शिक्षा आयोगों का एवं समितियों का गठन हुआ है उनका क्रमबद्ध अध्ययन। तो आज हम शिक्षा आयोगों एवं समितियों का क्रमबद्ध अध्ययन यहाँ करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और इसको बहुत ही सरल तरीके से हम एक ट्रिक के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि ट्रिक है हमारी 18 13 33 बुढ़ हन युगो कहे ऐसा रामा कोठारी, यही है भारत की शिक्षा सारी। जी हाँ, बहुत ही आसान ट्रिक है, आप देख सकते हैं। इसको आप एक ही या दो बार जब याद करेंगे, पढ़ेंगे तो आसानी से ही आपको याद हो जाएगी। अब हम इस थोड़ा सा इस ट्रिक के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ हम 1813 को पढ़ेंगे सबसे पहले, जो 1813 का कंपनी का आज्ञा पत्र था। फिर 1833 के आज्ञा पत्र को देखेंगे। फिर वुड डिस्पैच, हन से हंटर कमीशन, युगो से यू से हमने यूनिवर्सिटी कमीशन को लिया है और गो से गोखले बिल को लिया है। ऐसी कहा में हमने का से कलकत्ता आयोग, हा से हरटांग समिति को लिया। ऐसा में आ से एवर्ट रिपोर्ट और सा से सार्जेंट रिपोर्ट। रामा में रा से राधा कृष्ण आयोग, मा से माध्यमिक शिक्षा आयोग। कोठारी यानी कि कोठारी कमीशन, और यही है भारत की शिक्षा सारी में शिक्षा से हमने शिक्षा नीति 1968, 1986 और नई शिक्षा नीति 2019 को इसमें हमने शामिल किया है। आप देख सकते हैं कि इस ट्रिक में जितने भी कमीशंस और कमेटियां हैं वो क्रमबद्ध रूप से हैं। यानी कि जो कमीशन या कमेटी पहले गठित हुई उसके बाद दूसरी जो भी समिति या आयोग का गठन हुआ उसको हमने इसी क्रम में रखा है। यानी क्रमबद्ध रूप से इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए अपने ट्रिक पर चलते हुए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और हमारा जो पहला है 1813 का कंपनी का आज्ञा पत्र, इसको देखते हैं। ये कंपनी का जो 1813 का जो आज्ञा पत्र है ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसमें शिक्षा का जो व्यय का भार जो था वो कंपनी पर आ गया था और 1 लाख रुपए व्यय जो था निश्चित कर दी गई थी कि वार्षिक रूप से 1 लाख रुपए शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। और यहीं से एक प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का प्रारंभ हुआ। अब ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या था, थोड़ा सा इसको देखते हैं, क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद, जब 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय करने की बात शिक्षा पर ये धनराशि तय कर दी गई, तो यहाँ इस धनराशि को लेकर के विवाद हुआ कि ये कौन से साहित्य पर और कौन से विद्वानों पर ये खर्च की जाए। तो यहाँ प्राच्यवादी जो दल था वो भारतीय साहित्य और भारतीय विद्वानों के समर्थन में था, और पाश्चात्यवादी जो दल था वो अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी विद्वानों के समर्थन में था। तो इस तरह से इस धनराशि को लेकर के ये विवाद उत्पन्न हुआ कि ये धनराशि किस प्रकार से खर्च की जाए। अब क्योंकि 1813 का आज्ञा पत्र में ये 1 लाख रुपए थी और ये विवाद यहाँ से प्रारंभ हो गया। फिर इसके बाद 1833 का आज्ञा पत्र आया और इसमें आज्ञा पत्र में जो है शिक्षा पर व्यय की जो धनराशि थी अब वो 1 लाख से बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दी गई। और साथ ही साथ क्योंकि प्राच्य पाश्चात्य विवाद
चला आ रहा था, तो उसको खत्म करने की दृष्टि से इसमें एक गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी उसमें एक कानून सदस्य की नियुक्ति की भी इसमें बात कही गई। और यहीं से जो लॉर्ड मैकाले को हम देखते हैं वो यहाँ इसी गवर्नर जनरल की काउंसिल में कानून सदस्य के पद पर नियुक्त होने वाले पहले सदस्य थे। थोड़ा उनके बारे में समझते हैं, देखते हैं, जिसको हम लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड मैकाले 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानून सदस्य के रूप में भारत आए और 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र यानी कि मैकाले मिनट थ्योरी प्रस्तुत की और साथ ही साथ लॉर्ड मैकाले ने निषेधन सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को दिया। उस समय भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल थे, उन्हीं को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी विद्वानों का के समर्थक, बहुत बड़ा समर्थक था और प्रकांड विद्वान था अंग्रेजी साहित्य का, अंग्रेजी साहित्य को लेकर के, और इसने भारतीय साहित्य और भारतीय विद्वानों का बहुत ही तर्कपूर्ण रूप से उपहास उड़ाया और ऐसे ऐसे तर्क अपनी इसमें मैकाले मिनट थ्योरी में प्रस्तुत करे जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस तर्क को मान गए और उनके जो दिए हुए सुझाव थे उसको उन्होंने उसको लागू कर दिया। और साथ ही साथ लॉर्ड मैकाले ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि शिक्षा जो है सभी को ना दी जाए, एक निश्चित वर्ग को दी जाए। ये जो एक निश्चित वर्ग कौन सा होगा, ये उच्च वर्ग होगा। आप इसको शिक्षा दीजिए और इसके संपर्क में जो निम्न वर्ग होगा वो उच्च वर्ग उनको शिक्षित करने का कार्य करेगा। यानी कि जो शिक्षा है वो ऊपर से नीचे की ओर छन छन करके जाएगी। इसी को हम छनाई का सिद्धांत या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। क्योंकि लॉर्ड मैकाले जो था भारत में ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो रंग रूप में भारतीय हो लेकिन मानसिकता में वो अंग्रेज हो। तो इस तरह से लॉर्ड बेंटिंक ने उनकी रिपोर्ट को लागू कर दिया और जो ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद था ये यहाँ खत्म नहीं हुआ और अपने उग्र रूप में चलता रहा। फिर लॉर्ड बेंटिंक 20 मार्च 1835 को वापस इंग्लैंड चले गए और उसके पश्चात लॉर्ड ऑकलैंड भारत के नए गवर्नर जनरल बने और उन्होंने लगभग 4 वर्षों तक इस विवाद का जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था इसका अध्ययन किया और उसके अध्ययन करने के उपरांत उन्होंने इसको खत्म करने के लिए प्राच्य साहित्य और प्राच्य विद्वानों पर और देसी जो विद्यालय थे उन पर 31,000 रुपए अतिरिक्त वार्षिक व्यय करने की धनराशि इन्होंने दी और जिसके बाद प्राच्यवादी जो दल था वो संतुष्ट हो गया और ये विवाद 24 नवंबर 1839 को लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा समाप्त कर दिया गया। यानी कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो 1813 से चला आ रहा था वो 24 नवंबर 1839 को लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा उसका अंत कर दिया गया। अब हम आगे चलते हैं। वुड अपनी ट्रिक में हमने देखा वुड से है, वुड डिस्पैच को देखेंगे। वुड डिस्पैच 1854 19 जुलाई 1854 को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में लगभग 100 अनुच्छेदों का एक आदेश पत्र जारी किया गया। इन्हीं के नाम पर इसे वुड डिस्पैच कहा जाता है और इसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। इसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र क्यों कहते हैं, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो ये वुड डिस्पैच ने जो भी रिकमेंडेशन दी, जो भी सिफारिशें अपने इसमें कहीं ना कहीं आगे चलकर जो भी कमेटियां बनी, जो भी शिक्षा संबंधित आयोग बने, उन्होंने सभी ने इसी का अध्ययन किया और इन्हीं का विस्तृत रूप प्रस्तुत किया। यानी कि ये भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नींव का इसने कार्य किया, इसीलिए इसको भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। अब इनकी सिफारिशों को देखते हैं जो इनकी रिकमेंडेशंस थी। इस घोषणा पत्र में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं के क्रियान्वयन की सिफारिश की, यानी कि संपूर्ण देश में क्रमबद्ध विद्यालय जैसे प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। दूसरी चीज, जन साधारण की शिक्षा की सिफारिश की, क्योंकि इससे पहले हमने अभी लॉर्ड मैकाले के बारे में पढ़ा कि लॉर्ड मैकाले ने जन साधारण की शिक्षा का विरोध किया। उसने एक निश्चित उच्च वर्ग की शिक्षा की बात कही थी, लेकिन वुड डिस्पैच ने जन साधारण की शिक्षा की सिफारिश की। साथ ही साथ सहायता अनुदान प्रणाली को लागू किया जाए
इन्होंने कहा कि जो भी विद्यालय हैं, देसी विद्यालय हैं जो चले आ रहे हैं, उनको सहायता अनुदान प्रणाली दी जाए और लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर कोलकाता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले जाएं। इस प्रकार हमने वुड डिस्पैच से संबंधित जो मुख्य इनकी रिकमेंडेशंस थी, मुख्य सिफारिशें थी, उनको देखा। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं हन से हंटर कमीशन 1882। इसको देखते हैं यहाँ पर 3 जनवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। इसको भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। मार्च 1883 को आयोग ने लगभग 770 पृष्ठों की रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत की। इनकी रिकमेंडेशंस देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले इन्होंने कहा कि सरकार को शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो स्थानीय निकायों एवं व्यक्तिगत संस्थाओं को दे देना चाहिए। यानी कि जो शिक्षा देने का जो कार्य है वो सरकार सीधे ना कर करके जो स्थानीय निकाय हैं, जिला परिषदें और नगर पालिकाएं और व्यक्तिगत रूप से जो चलाना चाह रहे हैं उनको दे देना चाहिए। और साथ ही साथ अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए इन्होंने प्रशिक्षण विद्यालय खोलने की बात कही कि अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूल खोले जाएं जिसमें अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाए। और साथ ही साथ हाई स्कूल के पाठ्यक्रम को 2 भागों, ए कोर्स और बी कोर्स में बांटा जाए। ए कोर्स में साहित्यिक विषय और बी कोर्स में व्यवसायिक विषय रखे जाएं। इस तरह से हंटर कमीशंस को देखा, यहाँ पर समझा। अब नेक्स्ट अपनी ट्रिक को लेकर के आगे चलते हैं। यू से यूनिवर्सिटी कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय आयोग। लॉर्ड कर्जन ने 27 जनवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति लॉर्ड रिले की अध्यक्षता में की थी, इसलिए इसको रिले कमीशंस के नाम से भी जाना जाता है। आयोग के सुझाव के आधार पर 21 मार्च 1904 को भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया और आयोग ने विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षण की व्यवस्था का भी सुझाव दिया। यानी कि जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं उनमें स्नातकोत्तर शिक्षण का कार्य भी किया जाए। और आयोग ने सुझाव दिया कि बीए का जो पाठ्यक्रम है वो 3 वर्ष का कर दिया जाए। इस प्रकार है यहाँ हमने यूनिवर्सिटी कमीशन को देखा। अब आगे चलते हैं हम गो यानी कि गो से गोखले बिल 1911, इनको देखते हैं, इसको समझते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने के लिए 16 मार्च 1911 को केंद्रीय धारा सभा के सम्मुख ये विधेयक प्रस्तुत किया था। क्योंकि गोखले केंद्रीय धारा सभा के सदस्य थे, इसलिए इन्होंने अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को लेकर के ये बिल केंद्रीय धारा के सम्मुख प्रस्तुत किया। अब इनकी देखते हैं इन्होंने उसमें क्या सिफारिशें इन्होंने की या क्या मांग की थी अपने बिल में। पहली बात, सरकार भारत में अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे। यदि सरकार इसमें असमर्थ है तो यह कार्य स्थानीय संस्थानों को दे दिया जाए। यानी कि अनिवार्य शिक्षा की बात कही और निःशुल्क शिक्षा की इन्होंने बात कही कि यदि सरकार उसमें असमर्थ है तो यह कार्य स्थानीय संस्थानों को दे दिया जाए। दूसरा, पहले जो अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए वो केवल 6 वर्ष से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए की जाए। और साथ ही साथ शिक्षा पर होने वाले खर्च को सरकार और स्थानीय निकाय 2:3 के अनुपात में वहन करें। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि गोखले बिल पास नहीं हो पाया। इस बिल पर 17 मार्च 1912 को धारा सभा में विधेयक पर वाद विवाद प्रारंभ हुआ और 2 दिन के भीषण वाद विवाद के पश्चात 19 मार्च 1912 को इसे 13 वोटों के विरुद्ध 38 वोटों से गिरा दिया गया। लेकिन शिक्षा के इतिहास में ये गोखले बिल एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ। इसी के बाद अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की मांग होने लगी। यहां हमने गोखले बिल को देखा। अब हम आगे देखते हैं कहा से कलकत्ता आयोग, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग 1917-1979। 14 सितंबर 1917 को माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई। मार्च 1919 में आयोग ने 13 भागों में विभाजित यह रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। अब इनकी संस्तुतियां देखते हैं जो इन्होंने सिफारिशें की। आयोग ने सुझाव दिया कि इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालयों से पृथक कर इंटरमीडिएट नामक कॉलेज स्थापित किए जाएं। दूसरी चीज, प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा परिषद स्थापित की जाए।
साथ ही साथ भारतीय विश्वविद्यालयों में पास कोर्स के अलावा ऑनर्स कोर्स की भी व्यवस्था की जाए। इस प्रकार हमने कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों को देखा। नेक्स्ट, हा से हर्टांग समिति 1929। इस समिति ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या से अवगत कराया। हर्टांग समिति ने प्राथमिक शिक्षा से संबंधित विद्यालयों का अध्ययन किया और उसमें देखा कि प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में तो वृद्धि हुई, लेकिन वृद्धि के साथ साथ एक गंभीर समस्या उत्पन्न हुई अपव्यय और अवरोधन की। अब इन्होंने अपव्यय और अवरोधन को किस तरह से परिभाषित किया? अपव्यय में इन्होंने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पूर्व ही बालकों को किसी कक्षा से हटा लेना जो है अपव्यय है, यानी कि अपनी शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय से बच्चे का हटा लेना अपव्यय है। और अवरोधन, बच्चे का एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक रहना अवरोधन है, यानी कि बच्चे का एक ही कक्षा में बार बार फेल होना अवरोधन है। इस तरह से हर्टांग समिति ने अपव्यय और अवरोधन की समस्या को बताया। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं अपनी ट्रिक पर। कह के बाद ऐसा, यानी कि ऐसा में ऐसे हमने लिया है वुड एबर्ट रिपोर्ट, यानी कि एबर्ट वुड रिपोर्ट 1937। इस समिति ने सर्वप्रथम तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा संबंधी अपने सुझाव दिए, यानी कि टेक्निकल और वोकेशनली एजुकेशन पर सबसे ज्यादा जो जोर दिया सर्वप्रथम वो एबर्ट वुड रिपोर्ट, यानी वुड एबर्ट रिपोर्ट 1937 ने दिया। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं सा से सार्जेंट रिपोर्ट, सार्जेंट कमेटी, यानी कि सार्जेंट रिपोर्ट 1944। इस समिति को युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के उपरांत भारतीय शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट ने 1944 में ये अपनी रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की थी। इस समिति ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यापक शिक्षा व्यवस्था की 40 वर्षीय योजना प्रस्तावित की और इस समिति की सिफारिशों को क्रियान्वयन करने में लगभग 40 वर्ष का समय लगता। इन्होंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक की व्यवस्था की बात कही कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष तक की संस्थाएं स्थापित की जाएं और इसके रिपोर्ट के क्रियान्वयन में लगभग 31.250 लाख रुपए की धनराशि खर्च होती। तो इस तरह से ये सार्जेंट रिपोर्ट से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर हमने चर्चा की। अब आगे चलते हैं रा यानी रामा से हमने रा लिया है, राधा कृष्ण आयोग 1948-49। यहाँ देखते हैं राधा कृष्ण आयोग से संबंधित चर्चा करते हैं। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। यह स्वतंत्रता के बाद प्रथम शिक्षा आयोग था और 25 अगस्त 1949 को 18 अध्यायों में विभाजित लगभग 747 पृष्ठों की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। अब हम राधा कृष्ण आयोग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण संस्तुतियां या सुझाव थे उनको उस पर चर्चा करते हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने शिक्षकों के लिए प्रोविडेंट फंड का सुझाव दिया, यानी कि जो शिक्षकों को प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था की जाए। दूसरा, शिक्षा के माध्यम के रूप में इन्होंने त्रिभाषा सूत्र दिया कि त्रिभाषा में इन्होंने बताया कि एक मातृभाषा, एक प्रादेशिक भाषा और एक अंग्रेजी भाषा का अध्ययन कराया जाए, शिक्षा इनके माध्यम से दी जाए। और ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात की कि ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्थापित किए जाएं और विश्वविद्यालयों को अनुदान देने के लिए केंद्रीय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए। ये राधा कृष्ण आयोग के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो उनकी संस्तुतियां थी, वो हमने यहाँ पर इसमें शामिल की हैं। आगे हम देखते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53। 23 सितंबर 1952 को लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। आयोग ने 14 अध्यायों में विभाजित लगभग 244 पृष्ठों की रिपोर्ट तैयार कर 29 अगस्त 1953 को भारत सरकार के सामने प्रस्तुत की। अब इनकी माध्यमिक शिक्षा आयोग की कुछ संस्तुतियों को देखते हैं जो उनकी मुख्य सिफारिशें थी।
सबसे पहले इन्होंने कहा कि बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना की जाए, यानी कि ऐसे स्कूलों का निर्माण किया जाए जिनसे एक से ज्यादा उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। साथ ही साथ शिक्षकों के लिए त्रिलाभ योजना आरंभ की जाए, यानी शिक्षकों को 3 लाभ योजना बनाई जाए। उसमें क्या, पेंशन, प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस की व्यवस्था की जाए। और साथ ही साथ प्राविधिक स्कूलों की स्थापना की जाए, यानी कि जो टेक्निकल स्कूल हैं उनकी भी स्थापना की जाए। और ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय स्कूलों की स्थापना की जाए। तो यहाँ हमने माध्यमिक शिक्षा आयोग से संबंधित जो मुख्य उनकी सिफारिशें थी उनको देखा। अब आगे हम देखते हैं अपना कोठारी, हमारी ट्रिक में कोठारी यानी कि कोठारी कमीशन 1964-66। 14 जुलाई 1964 को प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इस शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। आयोग ने 29 जून 1966 को 3 भागों में विभाजित लगभग 673 पृष्ठों की रिपोर्ट भारत सरकार के सामने प्रस्तुत की। अब इनकी संस्तुतियां को यहाँ पर हम देखते हैं, जो इनकी मुख्य सिफारिशें थी, ये जो सुझाव थे। सबसे पहले सामान्य विद्यालय प्रणाली को लागू किया जाए, यानी कॉमन स्कूल सिस्टम पद्धति लागू की जाए। दूसरा, विद्यालय संकुलों का निर्माण किया जाए, यानी कि स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाए जाए। और प्रत्येक प्रांत में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। और साथ ही साथ शैक्षिक अवसरों की समानता का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, यानी कि जो शैक्षिक अवसरों में की जो समानता का जो कॉन्सेप्ट है उसमें इन्होंने कहा कि जो शिक्षा से किसी भी को भी वंचित ना किया जाए, किसी भी आधार पर, जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि किसी के भी आधार पर किसी को भी शिक्षा से वंचित ना किया जाए, सभी को शिक्षा के समान अवसर दिए जाएं। और इनकी बहुत सारी जो रिकमेंडेशंस थी, लेकिन हमने, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने जो यहाँ पर सारे कमीशन या जो भी कमेटियां थी उनकी जो मेन रिकमेंडेशन हमें लगती है कि एग्जाम्स की दृष्टि से पूछी जाती हैं, वही हमने यहाँ पर शामिल की हैं। आगे देखते हैं। कोठारी के बाद हम हमारी ट्रिक में है, जैसे हमारी ट्रिक है 18 13 33 बुढ़न युगो कह ऐसा रामा कोठारी, यही है भारत की शिक्षा सारी। तो शिक्षा से हमने यहाँ लिया है शिक्षा नीति 1968 को। इसमें देखते हैं कि कोठारी आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार ने सन 1968 में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की। इस शिक्षा नीति में विद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने पर बल दिया गया तथा परीक्षा प्रणाली को विश्वसनीय एवं वस्तुनिष्ठ बनाने पर भी बल दिया गया। ये शिक्षा नीति 1968 से संबंधित थी। अब हम शिक्षा नीति 1986 के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो दस्तावेज है वो कुल 12 भागों में विभाजित है। और इसकी जो मुख्य जो इनकी सिफारिशें थी, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने नवोदय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया और डाइटों की स्थापना का सुझाव दिया, और साथ ही साथ पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना को लागू करने का सुझाव दिया। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसी के साथ अभी वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति आई है, थोड़ा सा हम उस पर चर्चा करेंगे कि इसके बाद यहाँ अभी थोड़ा सा हम ये बताएं कि 1986 के बाद इसमें संशोधन हुए 1990 और 1992 में, जिसे हम संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति और पुनर्संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अब वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति आई है उसको हम 2019 के नाम से जानते हैं। नई शिक्षा नीति 2019, थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। नई शिक्षा नीति 2019, ये जो शिक्षा नीति है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी गठित की गई और इस कमेटी ने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी। इन्होंने इनकी भी कुछ मुख्य जो सिफारिशें हैं उनको देखते हैं। जो मुख्य सिफारिशें सुझाव दिए हैं अपनी इस नई शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट में, थोड़ा सा उसको समझते हैं। इन्होंने इस शिक्षा नीति में प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की गई है। यानी कि ये पहली शिक्षा नीति ऐसी है जिसने प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की है। क्योंकि अब तक वर्तमान में जो है कक्षा 1 से 8 तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा चल रही है, लेकिन अब इस शिक्षा नीति के लागू होने के उपरांत प्री स्कूल से लेकर के 12वीं कक्षा तक की जो है शिक्षा वो निःशुल्क एवं अनिवार्य
की इन्होंने सिफारिश की है। साथ ही इन्होंने इस समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का प्रस्ताव दिया है। और साथ ही साथ इस शिक्षा नीति में एक नए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन का सुझाव भी दिया गया है, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। और इन्होंने 5वीं तक की कक्षाओं में मातृभाषा के माध्यम से ही पढ़ना अनिवार्य होगा, ये इसमें इन्होंने सुझाव दिया है। इस तरह से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 1813 से लेकर के वर्तमान में नई जितनी भी शिक्षा नीतियां बनी उन सब पर एक क्रमबद्ध रूप से और व्यवस्थित ढंग से और बहुत ही सरल तरीके से अपनी ट्रिक के माध्यम से समझा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, जिससे सभी लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल लर्निंग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी के साथ जल्द ही एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।